फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर पर होगी, जो है पृथ्वी की गतियां। यह यूपीएससी के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसको करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। जो हमारी पृथ्वी है वह 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी? एक तो घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। आप इसे देखिए, घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोबारा देखिए, परिक्रमण किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? यह 66.5 डिग्री का। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कक्षीय समतल देखिए किसे कहते हैं? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह कक्षीय समतल हो गया। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये हमने देखा ही था, जो ग्रह हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, और पृथ्वी भी हमारा क्या ग्रह, और ये अपना प्रकाश किससे लेते हैं? ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी यह एक गोले के समान है। यहाँ देखिए आप, ये पृथ्वी हो गई, तो जो इसका आधा भाग है वही तो सूर्य के सामने होगा, तो इसका आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वही क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 देखिए, ये देखिए, ये हमारा है 3.2 चित्र। यह क्या हो गया? आधा भाग हो गया, और ये हो गई प्रदीप्ति वृत्त। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन का जो समय काल है उसी को तो पृथ्वी दिन कहते हैं, और यही क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ देखिए आप, ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल। हमने देखा था कितने डिग्री का कोण बनाती है ये, यहाँ से 66.5 डिग्री का। और ये हो गया हमारा उत्तर ध्रुव, कर्क रेखा, विषुवत, यानी जो 2 भागों में बांट देता है। और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल दक्षिण में जो है, और उत्तर ध्रुव ऊपर की ओर हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही तो दिन रात होते हैं। अगर घूर्णन ही नहीं करेगी तो सिर्फ वही एक ही जगह स्थित हो जाएगी, तो आधे भाग में तो हमेशा दिन रह जाएगा और आधे भाग में हमेशा रात रह जाएगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां गर्मी भी तो पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। हमने अभी देखा था परिक्रमण किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है वही तो परिक्रमण है। पृथ्वी 1 वर्ष यानी जो 365 सही 4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यहाँ 365 दिन तो पूरे हैं, और 4 दिन का संदर्भ देखिए आप, 6 घंटे होता है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ते भी नहीं है, और इस 6 घंटे का हम क्या करते हैं? इसको आगे हम जो है लीप वर्ष में जोड़ देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ समझते हैं पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं किस प्रकार होती हैं। ये देखिए सूर्य हो गया, और इसकी जो प्रकाश सीधा पड़ता है, जब यहाँ ये हो गया उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। और शरद ऋतु का समय देखिए, जो विषुव है उस पे होता है 21 मार्च का, ये हम देख रहे हैं। और ऊपर से अगर हम देखें, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा इस समय, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, क्या कौन से डिग्री पे? ये है 23.5 डिग्री पे। तो उत्तर ध्रुव में है वसंत ऋतु और दक्षिण ध्रुव में हो गई शरद ऋतु। इसी तरह आप इस तरफ से देखिए इसको, दक्षिणी गोलार्ध में हो गई ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई? शीत ऋतु।
दक्षिणी अयनांत भी बोलते हैं। और दक्षिणी अयनांत कितनी तारीख को होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। और इस तरह आप यहाँ देखिए उत्तरी अयनांत कितनी तारीख को होता है? ये होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में उस समय होती है शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु। आप इन स्थितियों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नीचे देखते हैं हम, जो विषुव है उसको बोलते हैं हम वसंत ऋतु होती है इस समय, जो 23 सितंबर के दिन। और ऊपर हो गई यानी उत्तर ध्रुव में कौन सी ऋतु होगी? शरद ऋतु। इस तरह हमने पृथ्वी के परिक्रमण और ऋतुओं को समझ लिया। अब आगे देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। हमने अभी बताया था कि जो 1/4 भाग है यानी 6 घंटे को हम आगे जोड़ देते हैं, और जब 6 घंटे 4 बार हो जाएंगे तो हमें एक दिन प्राप्त हो जाता है यानी 24 घंटे। और इसके अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी फरवरी माह 28 के बदले कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लीप वर्ष। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो इसे छोड़िए, आगे देखिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी ऋतु होती हैं एक वर्ष में? आप जानते हैं, गर्मी है, सर्दी है, वसंत है, शरद है, ये सब ऋतुएं होती हैं। और ऋतुओं में परिवर्तन बताइए किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण। हमने अभी पीछे आपको दिखाया था, यानी पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती रहती है सूर्य के संदर्भ में, तो उसमें ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। इस चित्र को आप अच्छे से समझ के याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। अभी देखा था हमने, जो 21 जून का दिन है उस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा भी अधिक होगी। यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ऊष्मा तो अधिक होगी ही। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। आप यह जानते हैं कि जो ध्रुवों पर है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वो इसी वजह से तो होती है, जो ध्रुव है वह सूर्य की तरफ बिल्कुल झुका होता है, इसीलिए तो वहाँ 6 महीने के दिन रात होते हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और तथा सबसे छोटी रात होती है। आप देखिए 21 जून को जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की जो है इसी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा कि 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है या सबसे लंबी रात होती है, तो ये सबसे लंबा दिन होता है। लेकिन किस गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ? ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब यह बात हो गई 22 दिसंबर की। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में होती है। आप तो ये जानते हैं कि जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध उनमें विपरीत ही स्थिति बनती रहती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जब जो है सूर्य दक्षिण ध्रुव की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकेगा तो दक्षिणी अयनांत होगा, और जब उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी ध्रुव की ओर झुकेगा तो उत्तरायनांत होगा। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ये देखिए बहुत अच्छी जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस पर्व आता है, कब आता है क्रिसमस पर्व? 25 दिसंबर को। लेकिन वहाँ क्या होती है उस समय? ग्रीष्म ऋतु। और जो हमारे यहाँ है यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है उस समय? शरद ऋतु। अब आगे देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। ये देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किस किस दिन में पड़ती हैं? ये होता है एक तो 21 मार्च और दूसरा क्या होगा? 23 सितंबर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता।
सीधी सी बात है, सीधी पड़ रही है, यानी कोई ध्रुव झुकाव में तो है ही नहीं। इसलिए क्या होगा, जब सीधी पड़ रही है तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषुव। यानी जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, विषुव। और तारीख बताइए किस किस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। आगे देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ये तो हमने समझ ही लिया है कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण गोलार्ध है उनकी स्थितियां जो है एक दूसरे से विपरीत ही होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आप यह बिल्कुल याद रखिएगा, जो पृथ्वी का घूर्णन है और परिक्रमण है उसी के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह से हमने हमारा आज का चैप्टर जो था पृथ्वी की गतियां को कंप्लीट कर लिया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था समझने के हिसाब से। एक बार आप दोबारा देख लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है। जो सूर्य है उसके सामने जो पृथ्वी का भाग आता जाता है उसी के हिसाब से इसकी ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। आप इन्हें याद रखिएगा। और मुख्य बात क्या है, दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं, 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इस दिन, और जब झुकी हुई होती है पृथ्वी तो वहां ऋतुएं अलग अलग होती हैं। जैसे 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है, तो इस दिन सबसे छोटा दिन बताइए किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि पृथ्वी किस ओर झुकी होती है, सूर्य की तरफ, दक्षिण से। इसी तरह आप यहाँ उत्तर अयनांत को याद रखिएगा। 21 जून याद रखिएगा, सबसे बड़ा दिन होता है किस गोलार्ध के लिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए। तो आप इन पृथ्वी की गतियों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं चौथे चैप्टर के साथ। और एक बात आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक है और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ऐसी एनसीईआरटी है जिससे बाहर यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं रहता है। और साथ में यदि आपने जो करंट है उसको भी ऐड करके पढ़ लिया, यानी लोकेशन आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपका ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।